Hey guys, welcome back once again. This is Ruby Sharma. So today I'm gonna share my RBI Grade B Phase 1 एग्ज़ाम. रिसेंटली मैंने अभी एग्ज़ाम अपेयर किया जिसमें मैंने जो भी मैं अपना मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या फिर वहाँ की फैकल्टी को लेके या मैनेजमेंट और जो प्रोसेस था वो सारा मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ. जैसे कि मतलब मेरा जो ये एग्ज़ाम अपेयर करने का जो मेरा मोटिव था वो ये था कि मुझे प्रिपरेशन से पहले मुझे एग्ज़ाम की रियलिटी जाननी थी. जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे बिना एग्ज़ाम के बारे में जाने या बिना उसके बारे में रिसर्च आउट करे कि वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे या नहीं, आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन कितने समझ आ रहे हैं या नहीं. क्योंकि जैसे कि जनरल अवेयरनेस उसमें था, उसका पार्ट था, इंग्लिश था. इंग्लिश जैसे कि हम डेली बेसिस पे कॉन्वर्जेशन करते हैं तो वो किस लेवल की इंग्लिश थी. मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कुछ भी स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने करियर से रिलेटेड या टाइम देने जा रही हूँ या पैसे इन्वेस्ट करने जा रही हूँ तो पहले मैं उस बारे में रिसर्च आउट करूँ, उसका एक्सपीरियंस लूँ. क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अब कुछ लोग बोलेंगे आप कोचिंग भी ले सकते हो. तो आप लोग इंडिया का हाल जानते हो एजुकेशन सिस्टम को लेके. क्योंकि आप अगर किसी कोचिंग में भी जाओगे तो वो आपको एग्ज़ाम की रियलिटी नहीं बताएंगे, वो बस अपना कोर्स बेचेंगे. वो बोलेंगे कि हाँ हाँ आप ज्वाइन कर लो, हमारी टीम आपको पूरा कोर्स सिखा देगी, सब आपको पढ़ा देगी और इतना रेट है, हमारा पासिंग रेट ये है, बच्चे पास होते हैं. वो अपना जो उनका सेल्स है, वो जो काउंसलिंग टीम होती है वो बस ये करती है. तो मेरा जैसे कि मैं अगर थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊँ तो मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ और रिसेंटली मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ है इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. और उसके बाद अभी मैंने और जो इससे रिलेटेड और कोर्स हैं, सर्टिफिकेशंस है, मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, वो मैंने स्टार्ट किया है. तो मेरा ऐसा था कि मेरे जैसे कि एक सोसाइटी होती है वो बोलती है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी करो. तो मैं सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकती, ना ही देना चाहती हूँ. मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में. बट ठीक है, मैंने सोचा कि एक बार जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है गवर्नमेंट एग्ज़ाम उसको मैं ट्राई करूँ, उसकी क्या रियलिटी है, कितना मैं उसको मतलब कर सकती हूँ या नहीं, सारी चीज़ें. तो मैंने जब रिसर्च आउट किया था, पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस था, तो उसमें मुझे एक सेबी का मिला था एग्ज़ाम. सेबी में ग्रेड, उसमें भी ग्रेड ए होते हैं, बी होते हैं और आरबीआई में भी काफ़ी अलग-अलग ग्रेड होते हैं, ए, बी और अलग-अलग टाइप असिस्टेंट वगैरह. तो मुझे जो मेरे रिलेटेड मिला आरबीआई और सेबी यही था. कुछ बैंकिंग के भी एग्ज़ाम होते हैं बट स्टिल वो मेरे मतलब कोर नहीं होता वो मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड एकदम. तो मुझे आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम समझ आया. एसएससी के भी काफ़ी एग्ज़ाम निकले थे, आईबीपीएस के निकले थे बट वो मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड है नहीं, ना ही मुझे उसमें इतना कुछ खास इंटरेस्ट है. बेसिकली आरबीआई का जो मुझे एक्सपीरियंस लगा उसमें मैंने देखा कि उसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहता है, इंग्लिश रहता है, क्वांट रहता है, रीजनिंग रहता है. यही ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये मोस्टली आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देने ही पड़ेंगे. एक आध सब्जेक्ट और ऐड ऑन या माइनस होगा वो अलग चीज़ है. बट ये 4 तो आपके ओवरलैप रहेंगे मोस्टली गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, ठीक है? तो मेरा पर्पज़ था कि मैं बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी बुक्स लेने से पहले और किसी कोचिंग में 20,000, 25,000, 15,000 फीस भरने से पहले एक एग्ज़ाम अपना अपेयर करूँ, देखूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लूँ कि एग्ज़ाम में कितनी टफनेस है, बिना पढ़े आपको वो क्वेश्चन समझ आता है या नहीं. हालाँकि ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या मुझे जनरल अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ और फाइनेंशियल मार्केट में मैं वर्किंग हूँ, तो हमें डेली बेसिस पे जियोपॉलिटिक्स में मतलब उसमें रहता है कि हमें उस पे नज़र रखनी पड़ती है, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि जो भी जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें होती है, उससे फाइनेंशियल मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे कि आप जानते हो कि कैपिटल मार्केट ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे डिपेंड है. रेदर देन उसके जो रियलिटी है, बाकी कंपनी की रियलिटी देखती है, कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल को फॉलो करती है. बट इंडिया में ऐसा होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है वो जियोपॉलिटिक्स और उस पे क्या कहते हैं, बाकी चीज़ों पे, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों पे डिपेंड है. आपने अगर रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का जब न्यूज़ आया था तो बाकी कंट्री की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो अच्छी खासी प्लस में थी, बट इंडिया की जो मार्केट थी वो डाउन थी, जबकि इंडिया से कोई खास लेना देना भी नहीं था. तो जनरली मुझे
अवेयरनेस है इसकी, जनरल अवेयरनेस की। बट वही मुझे देखना था कि क्या रियलिटी है, कितना इससे सिमिलर है और कितना पढ़ना पड़ेगा, या मैं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्टार्ट करूं और बस मैं अपने अंधों की तरह अपने 10 साल 5 साल या जितने भी साल इसमें जाते हैं, इसमें मैक्सिमम एज मेरे ख्याल से जनरल के लिए 30 रहती है और जो दूसरी कास्ट के होते हैं उनके लिए ज़्यादा होती है, 31 या 32 के अराउंड। तो बेसिकली इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो अगर हम सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात ना करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं गई वहाँ पे, ठीक है। एग्ज़ाम का एक तो मतलब नीचे चेकिंग वगैरह हो रही थी, सारा आपका पेपर डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। तो मुझे लगा कि क्या होगा क्या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो जो मैंने जितने भी गोल्ड वगैरह पहन रखे थे, मेरी गोल्ड की रिंग है, डायमंड की रिंग है, ये सब गोल्ड पहन रखा है। तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम देने गोल्ड पहन के कौन आता है। तो मैंने बोला यहाँ पे कोई बच्चा तो एग्ज़ाम देने आएगा नहीं, ऑब्वियसली कोई बड़ा ही पर्सन एग्ज़ाम देने आएगा। तो इस एज में तो हर कोई गोल्ड वगैरह पहनता है। तो उनको मैंने बोला लॉकर वगैरह के लिए, तो बोला कि कोई लॉकर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। वहाँ पे जो सामान रखने के लिए जो फैसिलिटी उन लोगों ने दी थी, वो सिर्फ एक लकड़ी की कोई टूटी फूटी सी जगह थी। अपना बैग जो लेके गए उसी में फ़ोन मोबाइल वगैरह जो भी आपका है, ज्वेलरी, सब उसमें रख दो। और वो चोरी हो जाए या कहीं चला जाए, उसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं होगा उसमें, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बेसिकली ये फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे। फिर मैंने इस पे क्वेश्चन किया। मेन कि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, कोई दूर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वो अपने साथ कुछ ना कुछ सामान तो लेके आएगा, खाली हाथ तो आएगा नहीं, और मोबाइल तो कंपलसरी है। तो कहाँ रखेंगे, कौन, मतलब किस पे आप बोलोगे कि ना। बाहर तो कुछ खास मुझे कैमरे तो कहीं दिखे भी नहीं थे। सबसे पहले तो मैं यही देख रही थी, बहुत टूटी फूटी सी जगह थी, दीवार उवाल सब झड़ रहे थे, चूने वूने उसके। तो खैर स्टाफ जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उन्होंने कुछ बदतमीज़ी नहीं की, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मैडम, मतलब यही प्रोवाइड हो रखा हमें भी, तो इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर, मतलब कर सकते। मैंने बोला एटलीस्ट आप बोलो तो सही कि स्टूडेंट्स आते हैं दूर से, वो कहाँ अपना एक्सपेंसिव या कुछ भी सामान रखेंगे। तो इस पे तो उन्होंने टेप लगा दिए पूरे, यहाँ पे टेप लगा दिए मेरे हाथों पे, यहाँ पे भी टेप लगा दिया था सब जगह पे। तो उसके बाद चलो ठीक है, कि आप ये सारी चीज़ें तो कर रहे हो, बट एटलीस्ट एक लॉकर प्रोवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जिसमें हम अपना सामान रख लेंगे। तो मैंने NISM एग्ज़ाम दिए हैं, दो तीन बार दिए हैं। वहाँ की आप फैसिलिटी देखोगे तो आपको, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ कॉल्ड एग्ज़ाम सेंटर। वहाँ पे एयर कंडीशनिंग अच्छे से हो रखी है, नीट एंड क्लीन जगह है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लॉकर प्रोवाइड करते हैं आपको। एग्ज़ाम कौन सा छोटा सा एग्ज़ाम है, उसके बेसिस पे कोई खास आपको इतनी बहुत हाई क्लास जॉब लगती भी नहीं है। जबकि RBI ग्रेड बी ऑफिसर, मतलब RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम है ये। यहाँ पे जाके आप गवर्नर बन जाते हो, असिस्टेंट बन जाते हो, ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है। इसके लिए आपको कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे वो लोग। खैर कोई बात नहीं, फिर मैं ऊपर गई। ऊपर जाके मैंने वहाँ का हॉल देखा। मैं वहाँ का हॉल का आपको मैं बात बताऊँ, मेरा तो मन ही नहीं था एग्ज़ाम देने का। इतनी गर्मी थी ना वहाँ पे, गर्मी का टाइम था पहले तो, और अंदर इतनी सफोकेशन थी ना, मतलब 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। फीमेल्स ज़्यादा थी, गर्ल्स, हाँ गर्ल्स ज़्यादा थी, मेल का मुझे इतना आइडिया नहीं। मुझे मेल कुछ इतना मुझे याद नहीं है कि वहाँ पे मेल को मैंने देखा था भी या नहीं। सब मतलब फीमेल्स ज़्यादा थी। तो वहाँ पे मतलब बहुत बच्चे थे, और जो फ़ैन थे ना, वो भी ऐसे-ऐसे चल रहे थे। मतलब कि उसकी हवा हम तक आने के लिए टाइम ले रही थी। और AC तो पूछो ही मत। और मुझे ऐसा लग रहा था, खैर मेरे मैं तो एक्सपीरियंस करने गई थी एग्ज़ाम, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पढ़ के भी आती ना, तो शायद मैं एग्ज़ाम छोड़ के ही भाग जाती। बट ठीक है, मतलब लोग करते हैं, एग्ज़ाम को सीरियस लेते हैं, पढ़ते हैं, उस लेना भी चाहिए, ठीक है। आपके करियर का सवाल होता है, आपने टाइम इन्वेस्ट किया होता है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपने टाइम दिया होता है। लोग 5-5 साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देते हैं और नहीं होता उनका सिलेक्शन, तो वो 15,000 की नौकरी पे जॉब ज्वाइन करते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तो वो कोई भी ऐसा नहीं था। फिर ऊपर गए हॉल में, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको सीट मिलती है, सीट ढूंढते हैं, वहाँ पे आप बैठते हो सीट पे।
और लॉगिन वगैरह करते हो, फिर अनाउंसमेंट, फिर आपको बिठा के रखते हैं, मतलब काफ़ी देर बिठा के रखते हैं जब तक सारी सेटलमेंट नहीं हो जाती, सारी चीज़ एकदम नहीं हो जाती प्रॉपर। फिर एग्ज़ाम के लिए अनाउंसमेंट होती है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम के लिए काउंटडाउन होता है, ऐसे करके 10 9 5 4 ऐसे करके, ठीक है। जब बोल देते कि हाँ एग्ज़ाम अब स्टार्ट कर सकते हैं, फिर अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। फिर एग्ज़ाम करते हैं आपका लॉगिन वगैरह करके सारी चीज़ें। तो स्टाफ तो जो थे वो ठीक थे, बट अब ये था कि वहाँ पे इतनी गर्मी में लोगों को प्यास भी लगती है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने दूसरे एग्ज़ाम में, चाहे मैंने अपने ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया हो या अपना मैंने एनएसएम दिया हो, तो वहाँ पे आपके टेबल पे पानी की बॉटल रखी रहती है कि बच्चे को बीच में अगर उसको प्यास लगे, कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो, तो तुरंत पानी पी ले, 1-2 सेकंड का पॉज़ लेके। बट वहाँ पे पानी का, वहाँ से हमारे सीट से काफ़ी दूर था जाके पीछे, मतलब आने जाने में आपका 5 से 10 मिनट लग जाता है। तो बीच में तो उठने ही नहीं देते पहले तो पानी वानी पीने के लिए। आप अपनी तरफ से अगर बॉटल लाए हो, अब मुझे इतना याद नहीं था वहाँ पे, मतलब अभी इतना याद नहीं है कि बॉटल ले जाने देते या नहीं देते, बट टेबल पे भी कोई पानी की बॉटल नहीं रखी थी जैसे कि रखते हैं जनरली। तो नहीं रखी, ठीक है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर आप पानी पीने जाओ आराम से, और एग्ज़ाम होने के बाद भी आपको 1 घंटे बाद रिलीज़ करते हैं वो लोग, तुरंत नहीं करते। तो मुझे नहीं पता, मैंने पूछा क्यों बैठा रखा है, क्योंकि एक तो मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था एग्ज़ाम के लिए, बहुत गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगता डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अभी गिर जाऊँगी, ऐसा हाल हो रखा था, ठीक है। फ़ैन भी बहुत दूर-दूर लगे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था। तो उसके बाद भी 1 घंटे बाद उन्होंने बैठा के रखा, जाने नहीं दिया। फिर बाद में रिलीज़ किया सबको, फिर जाने दिया। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की और वहाँ की फैसिलिटी की और स्टाफ की बात थी, प्रोसेस की। अब अगर हम इस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो रहता है हमारा, 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपके 80 क्वेश्चन होते हैं 80 मार्क्स के, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, और क्वांट में भी 30 और मार्क्स भी 30, और रीजनिंग में आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और जो आपको टाइम मिलता है करने के लिए, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट में 25 मिनट मिलते हैं, और रीजनिंग में आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, वहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हो गई, 25 मिनट में आप जितने अटेम्प्ट कर पाओगे उतने ही हो पाएंगे। उसके बाद वो दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी दूसरे सब्जेक्ट की अपने आप ऑटोमेटिक ही। ऐसा पॉज पॉज का भी टाइम नहीं मिलेगा, कुछ ब्रेक भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, आप टाइम चल रहा है कंटिन्यू, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 25 मिनट वो चल रहा है। जैसे आपका 25 मिनट खत्म हुआ, तुरंत इंग्लिश का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश के 25, आपने उस पर क्लिक किया या नहीं किया, क्या नहीं किया, आपको टाइम देखते रहना है और अपना मतलब उस पर मार्क करते रहना है, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आप लोगों को, तो इसमें जैसे है, जनरल अवेयरनेस का 80 नंबर का था। तो अगर स्कोरिंग के पर्पज़ से देखो, तो आप जनरल अवेयरनेस पे अच्छा काम करके, अच्छी पढ़ाई करके इस पे स्कोरिंग कर सकते हो। बाकी जो मिनिमम कट ऑफ है सेपरेट सब्जेक्ट के लिए, वो तो रहती है। तो टोटल क्वेश्चन 200 होगा, टोटल मार्क्स 200 होगा, टोटल टाइम 2 घंटे होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटेगा आपका। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है बेसिकली। तो मेरा था कि मैंने जो जनरल अवेयरनेस था, जैसे कि मैं फाइनेंशियल मार्केट में काम करती हूँ, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मेरे को ठीक ठीक था, ठीक है। और मेरा, और जो रीजनिंग था, रीजनिंग का मैंने पहले एक बार एग्ज़ाम दिया था, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दिया था, HDFC में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब मैंने वहाँ पे रीजनिंग का एग्ज़ाम दिया था। मतलब वो इंटरव्यू लेने के बाद आपसे एक टेस्ट भी लेते हैं, तो वहाँ पे मैंने उस टाइम पे रीजनिंग पढ़ी थी, तो मुझे वो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ, हल्का फुल्का सिमिलर है, कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आप फैमिलियर रहोगे, आप भले आपको उसका आंसर ना आए, बट अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप फैमिलियर रहोगे। तो मैं सारे क्वेश्चन से, क्वांट को छोड़ के तीनों सब्जेक्ट से फैमिलियर थी। वहाँ पे क्वेश्चन जो दिख रहा था मुझे समझ आ रहा था कि क्या था। अगर मैं इसमें टाइम दूँ, 1 साल दूँ, और जैसे कि मैं वर्किंग हूँ, तो मैं बाकी बच्चों की तरह, बाकी स्टूडेंट्स की तरह अपना जो सारी चीज़ें छोड़ के, क्योंकि मेरे पास काम है करने के लिए, तो मैं जॉब वगैरह छोड़ के सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के चक्कर में नहीं पढ़ सकती। मुझे ये देखना था कि क्या मैं मतलब अपने वर्क लाइफ के साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हूँ या नहीं, और बेसिकली आरबीआई।
क्योंकि इसको करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आप मतलब निकाल लोगे। एक बार को फेज़ 1 तो आप निकाल भी लो, क्योंकि मुझे ये एवरेज लग रहा था, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल लग नहीं रहा था, बट पढ़ोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर मेंस की बात करें, सेकंड फेज़ की बात करें, तो वो तो टफ़ होता है। जितना मतलब मैंने दिया नहीं है, बट हाँ, जितना मैंने सुना है और इसके रिसर्च आउट किया है तो टफ़ होता है। तो मुझे यही देखना था कि मैं अपना ये वाला एग्ज़ाम वर्क वर्क के साथ मेंटेन कर पाऊँगी या नहीं। तो बेसिकली यही था पूरा एक्सपीरियंस एग्ज़ाम का। आगे का मेरा क्या डिसीज़न है इस एग्ज़ाम को लेके, मैं इस तैयारी स्टार्ट करूँगी या नहीं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नेक्स्ट पार्ट बना दूँगी। अगर मैंने सोचा, मेरा प्लान बना कि हाँ मुझे करना चाहिए, नहीं बना तो वो तो फिर एक अलग बात हो गई। बाकी आप लोग मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सपोर्ट करो। लास्ट वीडियो में, एसबीआई वाली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी मुझे प्यार दिया, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो, ऑनलाइन सपोर्ट। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय वीडियो एंड डू लाइक। अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं फॉर श्योर रिप्लाई करूँगी और जो भी डाउट है उसको क्लियर आउट करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।